ना जाने कितने किले हैं इस देश में। अगर आप किले घूमने के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि क्या कलाकारी रही होगी उस कारीगर में, जिसने खिड़कियों के सामने खिड़कियां, दरवाजे के सामने दरवाजा, इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे, आर्किटेक्चर डेवलप करते थे, जिसमें हर डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन जैसा लगता था। अगर किसी खिड़की के ऊपर जो डिज़ाइन बनी है वही सारी खिड़कियों के ऊपर डिज़ाइन बनी होती थी। तो सवाल यह है कि किस स्केल से नाप के बना होगा। तब के ज़माने में इतने टूल्स थे, अगर टूल्स नहीं थे तो इतनी सिमिलैरिटी कैसे होती थी पूरे भवन में, पूरे किले में। ये बात सिर्फ आज जो आप किले देख रहे हैं वहीं तक नहीं है। हड़प्पा के टाइम पे भी जो स्ट्रीट्स बने थे, जो गलियां बनी थी, वो समझिए कि नोएडा की आज की जो गलियां हैं उसी तरीके से थी, उससे जरा भी कम नहीं थी उस जमाने में। तो ऐसा नहीं है कि भारत का मैथमेटिक्स का इतिहास कमजोर रहा है, बट पिछले कई सालों से हम पढ़ते पढ़ते हमें ये लगता है कि हमारे भारतीय गणितज्ञों ने किया क्या है। तो हमें इतना ज्यादा वेस्टर्न नॉलेज परोस दिया जाता है, इतना ज्यादा वेस्टर्नाइज कर दिया गया है पढ़ाई, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लोगों ने तो कुछ किया नहीं, हमारे जो परदादा रहे होंगे वो सब तो चरवाहे रहे होंगे। तो आज अगर मेरे इस वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आप नई किताब एनसीईआरटी को समझ पाएंगे, उसके स्टाइल को समझ पाएंगे और देखेंगे कि नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी को कितना पीछे छोड़ चुकी है और इस नई यात्रा को कैसे हम लोग पूरा करेंगे। ये सब कुछ मिलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, तो मैं एक बात कह रहा था कि हमारा इतिहास वेस्टर्न का मोहताज नहीं रहा है। हमारे बुजुर्ग जो भी थे काफी चालाक थे। वो तो इतने चालाक थे कि अगर मौन रह गए 12 साल तो जो मौन के बाद अगर 4 शब्द कहे तो वो इतिहास बन गया। तो इस पे फक्र करने की जरूरत है कि हम जो आज हैं, जिन लोगों के वंशज हैं या फिर जो भी हमारी हिरार्की रही है, वो बेवकूफ लोग नहीं थे। तो इसी बात को समझते हुए भारत सरकार ने इंग्लिश मीडियम की मैथ्स की बुक में मैथ्स शब्द ही हटा दिया है। अब वो चाहते हैं कि आप पढ़ें गणिता मंजरी, और ये गणिता मंजरी है जो आज के बच्चे जिसको आप जेनजी कह रहे हैं, वो शायद इससे उतना कनेक्ट ना कर पाए कि गणिता मंजरी क्या है, बट ये कुछ समझिए कि मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित कहते हैं, है ना। और अब गणित की यात्रा होगी भारतीय स्टाइल में। और हम पहले के एनसीईआरटी में क्या करते थे कि एक कॉन्सेप्ट टीचर ने सिखाया, उसी दिन तड़के से उन्होंने फॉर्मूले बताए और बच्चों पे लाद दिए n नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब वो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में बच्चा लगा हुआ है, और जब n नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती थी तो बच्चा क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाता था बच्चे के दिमाग में, ये किस फॉर्मूले से करना है, और उसको स्टेप्स भी याद आ जाते थे कि कौन कौन से स्टेप्स में लिखूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो स्टेप्स कॉपी पे छाप देता था, टीचर भी उसको टिक लगा के स्टेप मार्किंग करके, बहुत उस पर काफी ज्यादा बल भी दिया जाता है कि स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, ये स्टेप तो जरूर होना चाहिए, इसके बाद ये स्टेप तो जरूर होना चाहिए। तो जो थोड़े कम इंटेलेक्चुअल बच्चे होते थे वो स्टेप्स भी याद करते थे मैथ्स में। अब ये सारा खेल बंद हो गया है, तो आज ही बंद कर दीजिए वो सारी नौटंकी जो आप मैथ्स पढ़ने के क्रम में किए। तो अब कैसे मैथ्स पढ़नी है? अब मैथ्स पढ़नी है कि मैथ्स को सुननी है, मैथ्स समझनी है, मैथ्स से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, और जो सॉल्यूशन निकालनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है कि यही सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट क्यों है। ये एक गजब नया तरीका है, और नया तरीका है तो शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी डिस्क्रिप्शन में, एक्सप्लेनेशन में, बट एक बार अगर आपने इसको ठीक से पकड़ लिया
इतना मजा आएगा कि गांव मोहल्ला छोड़िए, देश दुनिया को आप अपनी बात ठीक से समझा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 9th क्लास की बुक है। पहला जो पार्ट है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रेफेस मिल जाएगा। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो इसमें मिल जाएगा कि कैसे इस बुक को पढ़ना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा गणिता मंजरी, टेक्स्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 पार्ट 1। तो इसको अब आप जब स्क्रॉल करके पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे ये बुक सिर्फ मैथमेटिक्स का नाम काट के गणिता मंजरी नहीं किया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया गया है सीखने सिखाने का। और इसका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो पहले क्या होता था, पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर्स 2 शब्दों में होते थे, जैसे नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स। अब ऐसा लग रहा है कि किसी कहानी का शीर्षक लिखा जा रहा है, चैप्टर का नाम देखिए। इस तरीके से इतना लंबा मैथ्स के चैप्टर का नाम आपने नहीं देखा होगा पहले। अब देखिए क्या कितना सुंदर लिखा गया, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, है ना। एक है रेयान, रेयान दरअसल ब्रदर है ना। रेयान ब्रदर है, किसका ब्रदर है? सिमरन का। किसका है? सिमरन का ब्रदर रेयान। अब ये जो रेयान है ये ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकता, नहीं देख सकता, बाय बर्थ ये देख नहीं सकता, बट ये ठीक से देख सकती है। और ये लोग किराए के मकान में, ये भाई बहन किराए के मकान में रहते हैं। जैसे ही जो भी किराए के मकान में बाहर रहते हैं उनको पता होगा कि 11 मंथ्स का एक एग्रीमेंट बनाते हैं लैंडलॉर्ड। अगर आप उनको पसंद नहीं किए या वो आपको पसंद नहीं किए या फिर जो भी रेंट इंक्रीज कर दिया, तो इसके बाद आपका एग्रीमेंट खत्म होता है, आपको रूम चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ, 11 महीने बाद सिमरन और रेयान को रूम चेंज करना पड़ा, नए रूम में शिफ्ट होना था। चूंकि रेयान ब्लाइंड थे, कुछ देख नहीं सकते थे, और बड़े भैया भी थे सिमरन के। अब सिमरन कैसे अपने भैया को 2 BHK का या 2 BHK जो नया फ्लैट लिया है उसकी पूरी कल्पना कैसे कराए जब वो देख ही नहीं सकते। वीडियो को पॉज कीजिए, जरा सोचिए। कहानी सिंपल है, रेयान और सिमरन भाई बहन हैं, दोनों किराए के मकान पे रहते हैं और किसी वजह से 11 महीने बाद उनको मकान चेंज करना पड़ता है। वो दूसरे 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। रेयान देख नहीं सकते, सिमरन देख सकती है। सिमरन चाहती है कि उनके भैया रेयान इस नए 2 BHK फ्लोर को फील करें, वो देखें, कल्पना करें कि ये कैसा है मेरा नया फ्लैट। तो अगर आप सिमरन की जगह पे होते तो अपने भैया रेयान को कैसे रूम के, वॉशरूम के, किचन की कल्पना करवा पाते? वीडियो पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो फिर मैं अब बताता हूं कि कैसे सिमरन अप्रोच करती है। लेट अस सपोज एक लेआउट बना देता हूं सिमरन के हिसाब से। ये उसका 2 BHK है। यहां पे पार्किंग लॉट है, यहां वो कार पार्किंग है, कार पार्किंग है, और इधर जो है ये मेन गेट है, ये है मेन गेट। और ये इधर स्टेयर्स के लिए जगह बना हुआ है, इस स्टेयर से वो ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाएंगे। और इसी एरिया में यहां पे है मेन एंट्रेंस, यहां है एंट्रेंस। एंट्रेंस के साथ ही यहां है एक छोटा सा, है ना, पूजा घर, पूजा घर, पूजा घर है ना यार।
इतना लंबा लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं छोटा लिखता हूँ, ज़्यादा समझो तुम। P से पूजा, G से घर, पेइंग गेस्ट मत समझ लेना, पूजा घर। और ये ओपन किचन है, ये ओपन किचन है, यहाँ स्लैब है, मॉड्यूलर है, ये किचन एरिया। और फिर ये पैक नहीं, अंदर जाने के बाद ये एक मास्टर बेडरूम है और ये भी एक मास्टर बेडरूम है। इसका वॉशरूम यहाँ पे है अटैच और इसका वॉशरूम इधर है अटैच। और ये गेट ऐसे खुलता है, ये गेट, मैं गेट को डिफरेंट येलो कलर से बना देता हूँ, ये गेट ऐसे खुलता है इधर और ये गेट ऐसे खुलता है इस वाले वॉल पे, ठीक है। तो मैं बस एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि कैसे ये डायमेंशन होगा। लेट अस सपोज ये वाला लेंथ है 60 फीट का, 60 फीट, जिनको फिट पता नहीं है वो ये देख सकते हैं, ये 2 फीट की स्केल है, तो इसका हाफ 12 इंचेस, ये 1 फीट होगा, यहां से लेके यहां तक ये 1 फीट है। तो ऐसे 60 टाइम्स ऑफ 1 फीट क्या होगा, 60 फीट। और ये इधर से इधर तक का है डायमेंशन 40 फीट। मतलब ये जिस प्लॉट पे ये घर बना हुआ है ये 60 फीट बाई 40 फीट का है। मतलब टोटल जब जमीन खरीदी गई होगी तो ये 24 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी रहा होगा। अब देखो यार, ये जो एरिया है ये है 15, ये है 15, ये 15 और ये वाला है 15, 30 और ये है 30, तो ये हो गया 60। और यहां से लेके ये वाला एरिया है दैट इज 18। अगर ये 18 हो गया, चेंज करते हैं, ये 22 है, इस वाले बेडरूम का ये एरिया 22 है, लेंथ है, ये लेंथ 22 है, तो ये हो जाएगा आपका 18 फीट, ओके। और ये समझ लीजिए कि ये 4 फीट बाई समथिंग लाइक 15 है, तो ये 10 या 12 फीट होगा, एंड सो इस तरीके का ये प्लॉट है। अब सिमरन क्या करती है कि सिमरन थ्रेड और पिंस पूरे फ्लोर पे लगा देती है, थ्रेड्स। मतलब सिमरन क्या करती है, बहुत स्मार्ट काम करती है, उसको भाई को अपने घर दिखाना था तो रियलाइज करती है, पूरे घर में ऐसे थ्रेड लगा देती है, पूरे घर में जहां तक पॉसिबल हो ऐसे लगा देती है और ऐसे ऐसे ग्रिड बना देती, ठीक। अब लेट अस सपोज कि उसका भाई यहां से एंटर करेगा, ठीक, यहां एंटर करेगा, इंटर करते ही बोलेगी कि भैया पैर उठा के चलिए, उठा के पैर चलिए, पैर उठाइए और तब चलिए। तो जो भाई खड़ा होगा तो बोलेगी कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके जो पैर हैं थ्रेड में टच होंगे, तो आपको पैर उठाना है, पैर रखना है और अगले वाले थ्रेड को टच करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब उसका भाई ऐसे 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 पैर रख के चलेगा पूरे फ्लोर पे, है ना, तो उससे ये आइडिया लगेगा उसको कि जब एंटर किया तो तू एंटर करते ही सेकेंड थ्रेड से किचन स्टार्ट था, एंट्री करते ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्रेड के बाद जो मैंने अभी एक अजम्पशन बनाया, थर्ड थ्रेड के बाद पूजा घर स्टार्ट है। उसके बाद जब चलेगा आगे तो कितने सारे थ्रेड पार करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्रेड के बाद उसको लेफ्ट हो जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्रेड के बाद फिर उसको राइट हो जाना है, फर्स्ट थ्रेड के बाद उसको लेफ्ट हो जाना है, तब जाके ये वाला रूम होगा। तो थ्रेड का विजुअलाइजेशन करके उसको पूरा कारपेट फ्लोर समझ में आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है सिमरन का अपने भाई को फ्लोर का आइडिया देने का कि थ्रेड बाय थ्रेड एक एक स्टेप पे कैसे वो इसको, या फिर पैर से नीचे करना है तो हाथ से छू के वो पता कर सकते हैं कि थ्रेड बाय थ्रेड कितने थ्रेड के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, कितने थ्रेड के बाद वॉशरूम, कितने थ्रेड के बाद किचन, कितने थ्रेड के बाद
वॉशरूम। कितने थ्रेड फॉरवर्ड चल के लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर बैकवर्ड आना है, और इसके बाद सारे एलिमेंट्स उसके फ्लोर के उससे पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से सिमरन अपने भाई को विजुलाइज करा पाएगी। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप हमें बता सकते हैं। बहरहाल मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड इस चैप्टर की तरफ धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा। तो देखिए, कोई भी चीज, और मैं आपको एक और भी बात क्लियर कर दूं, नंबर्स को नंबर्स तक मत रखिए, नंबर के सिस्टम में घुसिए, और नंबर के सिस्टम में घुस के उन सारे नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पकड़िए और इस तरीके से समझिए कि अगर आपके जीवन में नंबर्स ना होते तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बता पाते। अगर आपके जीवन में नंबर्स ना होते तो आप अपनी मम्मी से एक कप चाय तक नहीं मांग पाते। अगर आपके जीवन में नंबर्स नहीं होते तो आप कोई भी साइंस की प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन को कंडेंस लैंग्वेज में नहीं कह पाते। तो इसको फील कीजिए कि ये जो जर्नी आपने स्टार्ट की है मैथमेटिक्स की, ये बहुत खूबसूरत होने वाली है। ऐसा लगने वाला है जैसे कि मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं आप, एक कहानी चल रही है। तो इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर आप एक स्ट्रेट हाईवे पे चल रहे हैं, अगर आप एक स्ट्रेट हाईवे पे चल रहे हैं, स्ट्रेट हाईवे पे चल रहे हैं, और इस हाईवे के ऊपर आपको जगह लोकेट करनी है, तो एक जगह जहां आप खड़े हो गए वहां से आप कह सकते हैं कि मुझे देखिए और मेरे लेफ्ट हैंड को देखिए, और मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो आपको कोल्ड स्टोरेज मिलेगा। फिर मैं जहां खड़ा हूं मेरे लेफ्ट हैंड पे अगर आप 1.2 किलोमीटर चले जाएंगे तो एक दूसरा कोल्ड स्टोरेज मिलेगा। ऐसे ही मेरे लेफ्ट हैंड पे अगर आप 10 किलोमीटर चले जाएंगे तो एक दूसरा बाजार आ जाएगा जिसको आप बड़हरिया के नाम से जानते हैं। एंड सो करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे राइट हैंड पे चले जाएंगे तो 0.4 किलोमीटर पे ही एक बाजार आएगा जिसका नाम तरवारा है, और वहां पे एक चौराहा भी है। तो चौराहे पे जब आप जाएंगे मेरे राइट हैंड साइड से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप सेकंड एग्जिट लेंगे और सीधे उस रोड को फॉलो करेंगे तो आप महाराजगंज चले जाएंगे। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप गूगल मैप यूज करते हैं और लगातार अगर आप फोन पे नहीं देख सकते क्योंकि आप अगर बाइक राइड कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ब्लूटूथ लगा के कान में और स्पीकर को ऑन कर लेते हैं या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कोई टर्न लेना होता है तो वो उधर से आवाज आती है किसी लेडी की कि टेक नेक्स्ट राइट टर्न, टेक नेक्स्ट लेफ्ट टर्न, मूव स्ट्रेट फॉर 5 किलोमीटर्स, देन टर्न अराउंड इन सेकेंड एग्जिट और थर्ड एग्जिट और फोर्थ एग्जिट। तो वो चौक होता है जिसके बारे में वो बात कर रही होती है, क्योंकि आप हमेशा ही अगर इंडियन रोड पे चल रहे हैं तो आप हमेशा ही टर्न जो लेते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेते हैं। तो अगर फोर्थ एग्जिट कह रही है वो, तो जैसे जिस रास्ते से आप जा रहे हैं तो फर्स्ट एग्जिट हो गया इधर वाला रास्ता, सेकेंड एग्जिट ये हो गया, थर्ड एग्जिट क्या पता ये जा रहा हो, फोर्थ एग्जिट क्या पता इधर जा रहा हो, और फिफ्थ एग्जिट वो खुद रास्ता वापस आ जाएगा। तो उसको वो यू टर्न कहते हैं गूगल मैप पे। तो मैं ये बता रहा था कि जब आपको एक ही पाथ है और वो भी पाथ स्ट्रेट है, तो उस स्ट्रेट पाथ पे कोई भी लोकेशन लोकेट करने के लिए आप बस एक लाइन बना लो, बस आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो। स्ट्रेट लाइन बनाने से आप बीच में कहीं जीरो पुट कर दो, जैसे कि आप नंबर्स लाइन में पढ़े। नंबर्स लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो पता नहीं कहां से चल रही है और पता नहीं कहां जा रही है। तो एक ऐसी लाइन जो पता नहीं कहां से आ रही है और पता नहीं कहां जा रही है, उसके बीच में है जीरो, और जीरो के राइट साइड में जितने भी इक्वली स्पेस नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं -1 2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो आप इस रास्ते पे किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं राइट साइड ऑफ जीरो कह के,
कौन से नंबर पर पहुंचाना है, और लेफ्ट साइड ऑफ जीरो कह के आप किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब आपको कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर के बारे में बतानी। फॉर एग्जाम्पल वो सिमरन वाली कहानी थी। अगर सिमरन का ये एक बेडरूम है ना, और सिमरन यहां खड़ी हो गई है और उसके भैया एंट्री लेते हैं यहां से, तो सिमरन क्या बोलेगी कि कैसे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं? तो बोलेगी भैया आप एक काम करें, घुसते ही 2 स्टेप लीजिए, 1 2, और राइट टर्न लीजिए, और राइट टर्न लेने के बाद 5 स्टेप, 1 2 3 4 से ही काम चल जाएगा। राइट टर्न लेने के बाद पहले तो स्ट्रेट चलना है, पहले आपको 2 स्टेप स्ट्रेट चलना था, फिर आपको राइट टर्न लेना था, राइट टर्न में 4 स्टेप आप चले, फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना है और चलना है 1 2 3 एंड 4, फिर मैं वहीं खड़ी मिलूंगी आप। तो उसके भाई के लिए आसान होगा, वो चल देगा 1 2, फिर इसी तरीके से वो राइट टर्न हो जाएगा 1 2 3 4, फिर वो लेफ्ट टर्न हो जाएगा 1 2 3 4, उसकी सिस्टर वहां खड़ी होगी। तो उसकी सिस्टर ने एक सिस्टम बनाया। अगर उस सिस्टम को उसका भाई रेयान फॉलो करे तो सिस्टर कहीं भी खड़ी हो, इस लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्ट्रेट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड वाले मेथड से वो अपने जहां भी वो खड़ी है वहां बुला सकती है। बट इससे भी बेहतर तरीका हो सकता है, अगर इस स्क्रीन पे, इस बोर्ड पे अगर किसी लोकेशन को लोकेट करना हो, तो अगर आप मुझे देख पा रहे हो, तो अगर मैं इस बोर्ड पे एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं और इस बोर्ड पे एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, और ये दोनों लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं कि एक दूसरे पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। अब इस लाइन को, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही कह दो HL, और ये जो है इसको वर्टिकल लाइन कह दो VL। तो ये जो HL और VL जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको कह दो 0, 0। क्यों कह दो? क्योंकि मैं एक सिस्टम बनाने जा रहा हूं, और जिनको सिस्टम समझ नहीं आता है, जैसे नहीं आपने कहीं पता नहीं रेल में देखा हो, ये भाई का सिस्टम है, या फिर किसी के घर में सिस्टम होता है कि खाना खाने के बाद प्लेट अपनी उठाओ और सिंक में डालो खुद, आप चाहें जो भी हो। या किसी के घर का सिस्टम होता है कि उसके घर में एंट्री लेने से पहले अपने शूज, अपने स्लीपर बाहर निकालो। या पापा का सिस्टम होता है कि टेबल पे अगर खाना खा रहे हैं तो कोई बात नहीं कर सकता, कोई फोन नहीं चेक कर सकता। तो ये सब सिस्टम्स है। सिस्टम मीन्स क्या? सर्टेन रूल्स जो बनाए गए हैं तो स्मूथ ऑपरेशन के लिए, ठीक। तो मैं भी एक सिस्टम बनाने जा रहा हूं जिसमें ये 0 है। अगर यहां पे कोई खड़ा है जहां पे HL और VL मीट कर रही है, मतलब ये वो जगह है जो 0 जगह है, मतलब यहां खड़े हो मतलब आप 0 पे खड़े हो। अगर आप राइट साइड चले गए 1 2 3 4, तो इसको कहेंगे आप HL पे 1 स्टेप चले गए, 2 स्टेप चले गए, 3 स्टेप चले गए, 4 स्टेप चले गए। और मेरा सिस्टम ये कहता है कि मैं जो भी पहला नंबर लिखूंगा उसको मैं HL पे चला हुआ नंबर मानूंगा, और जो भी मैं दूसरा नंबर लिखूंगा कॉमा के बाद उसको मैं VL पे चला हुआ नंबर मानूंगा। तो अगर लेट सपोज मुझे यहां पहुंचना है, तो यहां से मैं एक VL के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, VL के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक। और इसी पॉइंट से, लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैं A बोल रहा हूं, इस पॉइंट से HL के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है। तो अगर मैं HL पे चलूं, 4 स्टेप के बाद अगला स्टेप इस लाइन को क्रॉस कर जाता है, बट मुझे तो यहां पे आने के बाद मुझे लेफ्ट टर्न लेना है,
मैं अगर इधर खड़ा हूं तो मुझे तो एक लेफ्ट टर्न लेना है क्योंकि मुझे पहुंचना यहाँ है। तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए मैं ये बोल दूंगा कि आपको चलना पड़ेगा 4.5 स्टेप, और पहला नंबर अगर लिख दिया तो मेरे सिस्टम के हिसाब से ये मैं चला हूं HL पे। फिर लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपको चलना है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो लाइन हिट की, जो A से ड्रॉ की गई थी, जो HL के पैरेलल थी, वो 6 7 के बीच में। तो अगर आपको इस 0 0 से 0 0 का मतलब हुआ ना आप HL में चले हैं और ना आप VL में चले। तो जब आप, अगर मैं आपको यहां पे लिख दूं 4.5, 6.5, इसका मतलब होगा कि आपको A पॉइंट पे चलने के लिए HL में आपको चलना पड़ेगा 4.5 स्टेप, और फिर लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपको VL पे चलना पड़ेगा 6.5 स्टेप्स। अगर आप ये करते हैं, इस मेरे इस बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इस पूरे स्क्रीन के बोर्ड पे कोई भी पॉइंट लोकेट कर दिया जाए, वहां पे आप कुछ स्टेप HL पे और कुछ स्टेप VL पे चल के पहुंच सकते हैं। तो ये जो मैं सिस्टम बना रहा हूं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं फिर से आपको इस वर्ड पे स्ट्रेस कर रहा हूं, जब आप आर्मी की परेड देखते हैं तो उसमें बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ सारे सोल्जर्स एक साथ अपने राइट हैंड आगे, फिर लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड आगे, फिर लेफ्ट हैंड आगे, ऐसे कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, एक रिदमिक, एक कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल होता है एक दूसरे के साथ। तो अगर मेरे इस तालमेल के साथ अपना तालमेल बनाएंगे तो आप स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे इस सिस्टम के थ्रू पहुंच सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और इलस्ट्रेट करता हूं। ये है VL और ये है HL। बुक में इस HL को X एक्सिस कहते हैं, एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस VL को Y एक्सिस कहते हैं। अगर कोई बंदा यहां खड़ा है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको चलना है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर ये है पॉइंट 0 0, तो अगर आप इसको नंबर लाइन की तरह समझें, तो अगर यहां 0 है तो इधर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, तो उसके लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर होंगे। अगर ये 1 2 3 4 है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 होगा। और ये एक दूसरा नंबर लाइन समझे जिसका 0 यहां है, तो ये सारे 1 2 3 4 5 होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये सारे नंबर -1 -2 -3 -4 होंगे। तो यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको चलना है -4, -4। तो -4 का मतलब ये हो गया कि आप HL पे चलेंगे बट -4 चलेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद आप लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न, और उसके बाद आप -4 चलेंगे, मतलब आप पॉजिटिव में जाके नेगेटिव जाएंगे, 1 2 3 4, पहुंच गए आप। तो सिर्फ मेरे इस सिस्टम के HL वाली वैल्यू और VL वाली वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि ये जो टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो पूरे स्क्रीन के 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 एंड 4, मैथ्स में इसको क्वाड्रेंट कहते हैं और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो आपका HL भी पॉजिटिव और VL भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर भी सारे नंबर पॉजिटिव हैं, इधर भी सारे नंबर पॉजिटिव हैं। अगर आपका HL अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपका HL नेगेटिव होगा और आपका VL पॉजिटिव होगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो आपका HL भी नेगेटिव होगा और
आपका VL भी नेगेटिव होगा। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो आपका HL होगा पॉजिटिव, आपका VL होगा नेगेटिव। तो ये सब कुछ बातें थी जो आपको समझनी थी। और HL को हम X एक्सिस के नाम से जानते हैं, आपके बुक में ये X एक्सिस लिखा होता है, और VL को आप Y एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो मैं एक बार क्विक रिवाइज करा दूं, मैंने आज आपको क्या क्या बताया है और आपको क्या प्रैक्टिस करनी है घर में। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ स्लाइड्स बना के लेके आया हूं। उस स्लाइड्स को अगर आप फॉलो करें तो आप ये चीज समझ पाएंगे। तो चलिए मैं स्लाइड शो करता हूं, और आप शायद इसको देख पा रहे होंगे कि हाउ कैन बी डिस्क्राइब एन एग्जैक्ट लोकेशन। अब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ये डिपेंड करता है कि किसका एग्जैक्ट लोकेशन आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं एक लाइन पे तो वन लाइन ही सफिशिएंट है। अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं एक प्लेन पे तो आपके लिए 2 लाइंस की जरूरत होगी। अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं किसी पॉइंट को स्पेस में तो आपको 3 म्यूचुअल लाइंस की जरूरत होगी। और ये सारी कहानी अगर आप मेरा अगला नेक्स्ट वीडियो क्लास 9 का देखेंगे तो आपके नाक पे बैठे हुए मॉस्किटो का भी लोकेशन हम लोग बताएंगे। आप भी इसके बारे में पढ़िएगा। और नई ज़बरदस्त ये जो NCERT की बुक आई है गणिता मंजरी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत बेहतरीन बुक है और अब आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब, सिवान, बिहार।